ओके, सो एलोट्रोपी आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर, सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। सो एलोट्रोपी किसे कहते हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था, जो पॉलीमॉर्फिज्म है वही एलोट्रोपी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म का जो फिनोमिना है, पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमिना लगता है कंपाउंड्स पर, ये फिनोमिना कंपाउंड्स पर अप्लाई होता है, जबकि एलोट्रोपी का ये जो फिनोमिना है बच्चों ये अप्लाई होता है एलिमेंट्स पर। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन जस्ट फ़र्क है कि अप्लाई किन चीज़ों पर हो रहा है। एलोट्रोपी को उर्दू में हम नॉर्मली हम लोग कहते हैं, इसका मतलब होता है बहरूपियत, बहरूपियत या बहरूपिया इसको हम कह सकते हैं। बहरूपियत किसे कहते हैं, रूप बदल लेना, अपना रूप बदल लेना, ठीक है। जैसे एक शख्स है, अगर वो अपने चेहरे पर मास्क लगा ले तो मास्क लगाने के बाद उसका रूप बदल जाएगा, पहचानने से लोग उसको इनकार कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एलोट्रोपी, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट्स के अंदर भी ऐसा अक्सर होता है, इट आल्सो हैपेंस इन द एलिमेंट्स के एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट फॉर्म में एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी शनाख्त करनी मुश्किल हो जाती है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रोपी। एक एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करना ये हमारे पास कहलाता है एलोट्रोपी, ठीक है। जैसा कि अब यहाँ पर आप देखें तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि एक एलिमेंट किस तरह से डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स इसकी हैं जो केमिकली सेम होंगे लेकिन फिजिकली डिफरेंट होंगे। तो एलोट्रोपी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और वो केमिकली सिमिलर होते हैं बट फिजिकली डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जांपल में बात करें तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात की जाती है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, अगर कार्बन के एलोट्रोप्स की बात की जाए तो कार्बन के 2 एलोट्रोप्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं, देयर आर 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। द फर्स्ट एलोट्रोप, जो पहला एलोट्रोप जो हमारे पास है उसको हम लोग कहते हैं दिस इज डायमंड, ठीक है, डायमंड कहते हैं उसको हम, ये हीरा। और सेकंड जो एलोट्रोप हमारे पास है दिस इज ग्रेफाइट। कार्बन के और भी एलोट्रोप होते हैं, आप सिर्फ इसको देख लो, डायमंड और ग्रेफाइट को। ये दोनों जो है, ग्रेफाइट तो पेंसिल की नोक है और डायमंड जो है वो हमारे पास हीरा है। दोनों केमिकली तो सेम है, दोनों केमिकली कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, केमिकली दोनों सेम है, रिएक्शन भी सेम करेंगे। दोनों में से किसी को भी जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, ठीक है। आप चाहे डायमंड ले लो, आप चाहे ग्रेफाइट ले लो, दोनों में से किसी की भी अगर आप कंबस्टन करोगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। इसका मतलब ये लोग केमिकली कार्बन ही है दोनों ही, लेकिन फिजिकली इनके अंदर बहुत डिफरेंस है। और फिजिकल डिफरेंस क्यों आ रहा है, चूँकि इनका फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जी मिसाल के तौर पे जो डायमंड है उसका मैंने बताया था आपको, वो टेट्राहेड्रल होता है, डायमंड टेट्राहेड्रल होता है, इस वजह से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये, और हार्ड होता है काफ़ी ज़्यादा। इसी के मामले में ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का जो क्रिस्टल होता है वो किस शेप का होता है भाई, हेक्सागोनल शेप का होता है, और वो गुड कंडक्टर होता है और सॉफ्ट होता है। तो एक ही एलिमेंट आप देख सकते हैं कि 2 अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एलोट्रोपी। अच्छा, एक कंपाउंड अगर डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम लोग जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसको मैंने कैल्शियम कार्बोनेट पिछली क्लास में बताया था, जैसे कि कैल्साइट हो गया, एरागोनाइट हो गया, तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा था अलग अलग। एक ऑर्थोरोम्बिक था, एक ट्राइगोनल था। अच्छा, एलोट्रोप्स कार्बन के अलावा मुख्तलिफ एलिमेंट्स और भी हमारे पास जो है वो एलोट्रोप्स होते हैं। मिसाल के तौर बुक में एक और एग्जाम्पल है, दैट इज एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। सल्फर के एलोट्रोप्स, सल्फर के वैसे तो 3 एलोट्रोप्स होते हैं, बुक में 2 का तस्करा किया गया, आपने क्लास 10 के अंदर 3 एलोट्रोप पढ़े होंगे, अल्फा, बीटा, गैमा, 3 सल्फर सुना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको 2 का बता रहा हूँ सिर्फ, एक अल्फा सल्फर और एक बीटा सल्फर। ये दोनों क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं सल्फर की, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर को ही हमारे पास कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोम्बिक सल्फर, और बीटा सल्फर को ही कहा जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर। चूँकि इन दोनों के क्रिस्टल के पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। अब रोम्बिक सल्फर जो है वो रोम्बस शेप का हमारे पास होता है, वो इस टाइप का हमारे पास रोम्बस टाइप के एक शेप का हमें यहाँ पर अगर हम इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो रोम्बस जैसे शेप का आपको जो है वो ये मिलेगा। दिस इज एक्चुअली अल्फा सल्फर या रोम्बिक सल्फर। अगर मोनोक्लिनिक सल्फर की बात की जाए तो ये निडल टाइप क्रिस्टल्स इसके होते हैं, निडल टाइप, लाइक निडल टाइप होते हैं, या फिर जिस तरह से फिंगर चिप्स जिस तरह से होते हैं उस टाइप के स्ट्रक्चर इसके होते हैं, ठीक है, लाइक दैट। ये है मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर। तो आप देख सकते हैं फिजिकली दोनों डिफरेंट है बट केमिकली दोनों है तो सल्फर ही। तो दिस इज कॉल्ड एलोट्रोपी, मतलब एक एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करना।
जैसे कार्बन है वो डायमंड और ग्रेफाइट की सूरत में एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द बुक, वरना हम जानते हैं कि यही कार्बन बक्की बॉल्स में भी होता है, यही कार्बन आपका कोल भी होता है, चारकोल भी होता है, लैम्प ब्लैक भी होता है, गैस कार्बन भी होता है। सेकेंडरी में जाएंगे तो और बहुत सारे फॉर्म आप और पढ़ेंगे, अभी जस्ट 2 फॉर्म्स आप याद रखें, दैट इज ग्रेफाइट एंड डायमंड। इस तरह अगर हम बात करें सल्फर की तो सल्फर में अल्फा और बीटा सल्फर, ये 2 फॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही सल्फर है जो अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई सबको? एलोट्रोपी किसे कहते हैं? तो ये हमेशा सॉलिड्स के अंदर एलोट्रोपी का फिनोमेना भी हमें देखने में मिलता है इस चैप्टर के अंदर, इसलिए एलोट्रोपी को पढ़ा गया। और भी होता है, फॉस्फोरस के भी एलोट्रोप्स हमारे पास होते हैं, रेड फॉस्फोरस होता है, वाइट फॉस्फोरस होता है, तो वो फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनके एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करते हैं। डायमंड और सल्फर, जो कार्बन और सल्फर के जो एलोट्रोप्स हैं वो फेमस है, इसलिए ज़्यादातर उनके बारे में बताया जाता है। कोई मसला एलोट्रोपी में? चलो एलोट्रोपी ओके। नेक्स्ट उसके बाद जो आखिरी टॉपिक मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा दैट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर, कि ट्रांजिशन टेम्परेचर किस टेम्परेचर को कहा जाता है। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को एग्जिस्ट करती हैं, 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करती हैं, उसको कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। एक ही एलिमेंट के 2 फॉर्म्स, 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप एक साथ जिस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम पर, उसको कहा जाएगा ट्रांजिशन टेम्परेचर। समझने की बातें समझना पड़ेगा, इसे इतने आराम से समझ में नहीं आ सकता आपके, इट विल टेक सम टाइम। जैसे अगर आप इसको आइस के एग्जांपल से समझो, जैसे आइस है और वाटर है, इस तरह से समझो। अगर चाहिए हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर की मिसाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। यहाँ मेल्टिंग के अंदर भी आपको एक ट्रांजिशन टेम्परेचर टाइप की एक चीज़, एक फिनोमेना दिखता है। जैसे आइस है, वाटर है, और यहाँ पर मैं एक रिवर्सिबल एरो बना दूँ और यहाँ पर लिख दूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है। 0 डिग्री पर आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट करता है, लेकिन 0 से टेम्परेचर जैसे कम कर देंगे तो आइस डोमिनेंट हो जाएगा और 0 से टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वाटर डोमिनेंट हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए कुछ बच्चे इसको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी कहते हैं और इसी को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी लोग बच्चे लिखते हैं। तो पूछते हैं भाई बर्फ़ किस टेम्परेचर में मेल्ट होता है, तो बच्चे कहते हैं बस 0 डिग्री पर। और पानी किस टेम्परेचर पर जमता है बर्फ़ में, वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री पे ये दोनों काम हो रहा है। दिस इज एक्चुअली अ ट्रांजिशन टेम्परेचर जिस पर ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन ये एग्जांपल हमें पेपर में नहीं लिखनी, क्योंकि यहाँ पर ये वाटर है, कोई 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात नहीं कर रहे। आइस तो क्रिस्टल है बट वाटर क्रिस्टल थोड़ी ना होती है, तो लिक्विड है। लिक्विड के अंदर तो क्रिस्टल की बात नहीं आती। वो लिक्विड क्रिस्टल मैंने पढ़ा था कुछ होते हैं, लेकिन वो वाटर नहीं होता है, वो कुछ और चीज़ होती है। तो अब आते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर किसे कहते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसमें किसी भी सब्सटेंस के 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे अल्फा सल्फर की, क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा इसको, ये रिपीट हो गया, पुरानी बुक में नहीं था, ओल्ड बुक में, न्यू बुक में है ये इंटर की, ठीक है। तो वरना क्लास 9th में आपने इसको पढ़ा होगा, चैप्टर आपका था 14 सल्फर एंड इट्स एक्सट्रैक्शन, जो चैप्टर था ना सल्फर वाला, उसमें जब एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा ना, वहाँ पर ट्रांजिशन टेम्परेचर एक टॉपिक वहाँ पर आता है। तो अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर, इसमें एरो करके ये लिखा होता है, रिवर्सेबल एरो, और उसमें लिखा होता है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तब ये जो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, दिस इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर बिटवीन अल्फा एंड बीटा सल्फर। इसका मतलब क्या होता है कि इस टेम्परेचर पे अल्फा और बीटा दोनों सल्फर एग्जिस्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर ये रीच हो जाए तो अल्फा सल्फर भी एग्जिस्ट करेगा, बीटा भी एग्जिस्ट करेगा। अगर टेम्परेचर 95.5 से कम कर देंगे तो फिर अल्फा सल्फर, अगर इससे बढ़ा देंगे तो फिर बीटा सल्फर डोमिनेट करेगा। मिसाल के तौर पे कोई बोले 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, तो हम कहेंगे अल्फा सल्फर। 80 डिग्री पे भी अल्फा सल्फर होगा, 50 डिग्री पे भी अल्फा सल्फर होगा। लेकिन अगर कोई कहे 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, तो बीटा सल्फर होगा। 120 डिग्री पर क्या होगा, बीटा सल्फर होगा। मतलब इसका एक प्रैक्टिकल होता है इस तरह से, लाइक कि अगर हम इस तरह से एक बीकर ले लें और स्पीकर के अंदर हम सल्फर को डाल दें, जो नॉर्मली सल्फर जो होता है ना, गंधक जिसको आप लोग कहते हैं, जो गंधक कहलाता है नॉर्मली, वो अल्फा सल्फर होता है। घरों में जो सल्फर रखा होता है ना, ऑर्डिनरी सल्फर जिसको हम कहते हैं, वो अल्फा सल्फर होता है। गंधक उर्दू में उसको हम कहते हैं। पीले रंग का पत्थर होता है, टैंकी में डला हुआ होता है, मिट्टी साफ़ करने के लिए, गदलापन रिमूव करने के लिए। कभी टैंक वगैरह अगर आप साफ़ करेंगे तो उसके अंदर से आपको एक ग्रीनिश येलो टाइप का आपको एक स्टोन टाइप का मिलेगा, सिलेंडर जैसा होगा वो। तो दैट इज़ कॉल्ड सल्फर। उसी को गंधक कहते हैं। वो एक एलिमेंट है, वो एक कंपाउंड नहीं है। दिस इज़ एन एलिमेंट, एस जिसका सिंबल होता है। प्रोडक्ट टेबल में एक एलिमेंट है, वो टैंकियों में मौजूद है घरों में आपके, दैट इज़ सल्फर। वो कंपाउंड नहीं है कि उसमें ये कोई फॉर्मूला उसका, सिर्फ एस है, वो पूरा सल्फर है वो, ठीक है। और वो कौन सा सल्फर है, वो अल्फा सल्फर होता है, जो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। तो पानी को साफ़ करने के लिए अक्सर होता है ना कि घोला पानी अगर आ जाए
मतलब कहानी होता है ना कभी कभार ब्राउन टाइप का आ जाता है, कीचड़ मिला हुआ उसमें होता है, तो वो क्या करता है, अल्फा सल्फर की क्वालिटी ये होती है कि वो मिट्टी खींच ले अपनी तरफ। अगर आप सल्फर को देखोगे ना टैंकी में पड़ा हुआ तो उसके चारों तरफ जो है ना वो मिट्टी के पार्टिकल जमे होते हैं। हाँ, कोकुलेशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो कोकुलेशन में हेल्प करता है कि अभी आप टैंक वगैरह साफ़ करना, आप देखना जहाँ सल्फर रखा होगा ना उसी के चारों तरफ मिट्टी जमा होगी, तो वो कोकुलेशन के थ्रू क्या करता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं ना उनको वो कैप्चर कर लेता है। ये वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस है असल में एक तरह का। तो अल्फा सल्फर को आपको क्या करना है, पीस देना है। उसको पीसने के बाद ये, अच्छा सल्फर आपको पता है पानी में हल नहीं होता, सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि सल्फर नॉन पोलर होता है तो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इसलिए टंकी में आप 10 साल तक भी छोड़ देंगे तो वैसे ही रहेगा वो पत्थर जैसा। लेकिन इसको अगर आपको डिजोल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ेगा, जैसे पेट्रोल में डिजोल्व कर सकते हैं उसको आप, पेट्रोल में आप डिजोल्व करेंगे सल्फर हल हो जाएगा नमक की तरह, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक आपको पढ़ाया था मैंने। अब पेट्रोल का लेकिन मसला है कि हमें हीट करना है, पेट्रोल हीट करेंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा, तो हम इसके अंदर जो लिक्विड ले लेंगे वो CS2 ले लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। CS2 भी एक नॉन पोलर होता है, कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड होता है, इसमें आग नहीं लगती क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है इस कंपाउंड के अंदर, तो कार्बन डाइसल्फाइड। तो CS2 इसके अंदर यूज़ करेंगे, CS2 का लिक्विड होता है पूरा ये, फिर उसमें आप अल्फा सल्फर को इसके अंदर हम डाल देंगे, अल्फा सल्फर को डालेंगे, और अल्फा सल्फर क्या होगा, अल्फा सल्फर इसके अंदर पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। जब अल्फा सल्फर इसके अंदर मिक्स हो जाएगा पाउडर फॉर्म में डाल देंगे पीस के, इसके अंदर पूरा मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अभी इसके अंदर अल्फा सल्फर है, अब क्या करेंगे, इसको अब यहाँ से हम करना शुरू कर देंगे हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम चेक करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे बढ़ेगा, 95.5 तो ट्रांजिशन टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे अल्फा और बीटा दोनों एग्जिस्ट करेंगे। अब टेम्परेचर 95.5 से 95.6 जैसे हो जाएगा ना, अब आपको इसके अंदर क्या होगा कि आपको इसके अंदर निडल टाइप के पतले पतले इसके अंदर, बताइए तो मैंने थोड़ा थिक बना दिया, निडल टाइप के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे, सुई जैसे बारीक येलो रंग के क्रिस्टल्स आने शुरू हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे 95.5 से ऊपर। तो यूट्यूब पे वगैरह पे जब आप जाएंगे ना, आप लिखेंगे तो आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया जाएगा कैसे होता है। लेकिन खुद तो घर पे जाहिर सी बात है आप नहीं कर पाएंगे उसको, बट यूट्यूब के थ्रू आप सारा एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं लाइव होता हुआ, यूट्यूब से ये बेनिफिट होता है हमें, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब जब इस पर मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 95.5 से जैसे ही आगे जाएंगे निडल टाइप के मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स आने शुरू हो जाएंगे, जो बीटा सल्फर कहलाते हैं। ये मोनोक्लिनिक लंबे लंबे शेप के क्रिस्टल्स होते हैं इसके, निडल जैसे, सुई जैसे। और ये क्रिस्टल आगे उसके बाद क्या करो, आप हीट बंद कर दो, हीटिंग बंद कर दो। हीट कम करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 95.5 से कम होगा ना, वैसे क्या होगा, सारे क्रिस्टल दोबारा से डिजोल्व हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्यों? चूंकि आपको फिर बता रहा हूँ, दिस इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से आगे बीटा सल्फर रहेगा और इस टेम्परेचर से पीछे अल्फा सल्फर रहेगा, और इस टेम्परेचर पे क्या होगा, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। मतलब इस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पर बीटा वाली फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर अल्फा वाली फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ टू क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, जो अल्फा और बीटा का आपको याद रखना है, ठीक है भाई, क्लियर है। दैट्स इट अबाउट चैप्टर सॉलिड।